अस्सलामुअलैकुम, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आई एम सादिया और आज मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ एआई विंटर्स के बारे में। जिन लोगों को इसकी नॉलेज है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो भी फिक्र ना करें। आप लोगों को वीडियो के एंड तक काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और काफ़ी सारा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। मेरी जो आगे सारी डिस्कशन होगी उसका पर्पज़ इन 4 क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड करना है। हमारे 4 क्वेश्चन क्या हैं? What is AI winter? When did AI winter begin and end? What caused AI winter? And how many AI winters are there? आगे जो मैं जितनी भी डिस्कशन करने वाली हूँ AI विंटर्स के बारे में, उसमें आप लोगों को इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एआई विंटर्स को बिल्कुल शुरू करने से पहले मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थोड़े से हिस्ट्री में जाना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 1940s और 1950s में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ी सी शुरुआत हो गई थी। एलन ट्यूरिंग जो थे उन्होंने 1950 में एक पेपर पब्लिश किया था जिनमें उनका क्वेश्चन ये था कि कैन मशीन थिंक। उनको ये लगता था कि मशीन्स भी इंसानों की तरह सोच सकेंगे और काम कर सकेंगे। उन्होंने एक ट्यूरिंग टेस्ट भी दिया था। उस टेस्ट का पर्पज़ ये था कि एक ह्यूमन इंटेरोगेटर होगा जो कि क्वेश्चंस करेंगे और उसका रिस्पॉन्ड करेंगे उसको एक ह्यूमन और एक मशीन, और उस इंटरोगेटर ने इस बात का पता लगाना होगा कि इन क्वेश्चंस का जो आंसर दिया जा रहा है वो क्या एक मशीन दे रहा है या एक इंसान दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म सबसे पहली दफ़ा कॉइन हुआ था। एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जॉन एमसी कार थे और इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट थे, 3-4, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था। और वहाँ पर जॉन एमसी कार थे ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म दिया था इस फील्ड के लिए। और उसके बाद ही से 1956 से 1974 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में बहुत सारा काम शुरू हो गया था। इस फील्ड को इस ड्यूरेशन को हम कह सकते हैं कि ये एआई समर का ही एक ड्यूरेशन है, क्योंकि उस दौरान एआई रिसर्चर्स और एआई साइंटिस्ट को बहुत सारी फंडिंग मिल रही थी यूनिवर्सिटीज़, कंपनीज और इसके अलावा डार्पा की तरफ से DARP। ठीक है, तो उन लोगों ने बहुत सी फंडिंग एआई रिसर्चर्स और एआई साइंटिस्ट को देनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वो लोग काम कर रहे थे। इस ड्यूरेशन में एआई साइंटिस्ट और एआई रिसर्चर्स ने बहुत सारे ऐसे मशीन्स बनाए थे जो कि अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते थे, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे, और इसके अलावा वो मशीन्स कुछ ना कुछ इंग्लिश बोलना सीख रहे थे और लैंग्वेज ट्रांसलेशन पे भी काम हो रहा था। इसके अलावा परसेप्ट्रॉन जो कि न्यूरल नेटवर्क का ही एक फॉर्म है, उस पर भी काम शुरू हो गया था। परसेप्ट्रॉन के थ्रू एआई रिसर्चर्स या एआई साइंटिस्ट ने क्लेम किया था कि हम इसका यूज़ करके अपने मशीन्स को इस काबिल बना लेंगे कि वो कुछ ना कुछ खुद से लर्न कर सकें और इंसानों की तरह सोच सकें और एक्शंस ले सकें। तो इनफैक्ट मैं ये कहती हूँ कि इन्होंने लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई कर लिए थे। इनको ये काम कितना कॉम्प्लेक्स है उसका अंदाज़ा कोई नहीं था, और एआई रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को ये लग रहा था कि वो अगले ही कुछ सालों में ऐसे मशीन्स बना लेंगे जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर सकेंगे और सोच सकेंगे, और उनको हम इंसानों के असिस्टेंस के लिए, उनकी हेल्प के लिए, उनके काम को आसान करने के लिए यूज़ कर सकेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। 1970 में एआई के क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गए थे जो कि ये कह रहे थे कि एआई के रिसर्चर्स जो हैं वो जो क्लेम कर रहे हैं वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे, और ये बिल्कुल सच था। तो उनको एआई के फील्ड में उनका इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा था जो लोग फंडिंग दे रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फंडिंग रोक ली थी। 1974 टू 1980 को हम कहते हैं कि ये फर्स्ट एआई विंटर है। अब एआई विंटर एक्चुअली है क्या? एआई विंटर वो ड्यूरेशन था, वो टाइम पीरियड था जिसमें एआई की फील्ड को फंडिंग्स मिलनी या तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी या बहुत ही कम हो गई थी। तो इसलिए इस ड्यूरेशन को हम कहते हैं कि ये जो है एआई विंटर है। फर्स्ट एआई विंटर का रीज़न क्या था? इसका रीज़न सबसे पहले तो ये था कि हमारे जो साइंटिस्ट थे और रिसर्चर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस बना ली थी, लोगों को बहुत बड़े बड़े दावे करके, बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करके, क्योंकि उन लोगों को इस फील्ड की कॉम्प्लेक्सिटी का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, जिसकी वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई थी, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी कर नहीं पा रहे थे तो लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था।
था, ठीक है। 1980 में लोगों को एआई के फील्ड में इंटरेस्ट फिर से आना शुरू हुआ। उसका रीज़न ये था कि एआई रिसर्चर्स ने, जाहिर है जब फंडिंग रुक गई थी तो बिल्कुल भी काम ख़त्म नहीं कर दिया था। कुछ लोग थे जो अभी भी उस चीज़ पर काम कर रहे थे, तो उस चीज़ पर काम करते करते तो उन्होंने कुछ एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाए थे। एक्सपर्ट सिस्टम्स जो थे उनको डोमेन नॉलेज थी, जिस तरह के कह सकते हैं कि अगर एक एक्सपर्ट सिस्टम है उसको मेडिकल की चीज़ों का पता है तो वो उस बारे में बात कर सकता था, अगर किसी को एग्रीकल्चर का पता है तो वो उस बारे में बात कर सकता था, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जिस डोमेन का नॉलेज होता था, जिस एक्सपर्ट सिस्टम को, वो उस बारे में बात कर सकता था। ये एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाए गए थे इफ़ देन एल्स रूल पे। इफ़ देन एल्स रूल क्या है? अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि इफ़ देयर इज़ रेन आउटसाइड, अगर बाहर बारिश हो रही है तो फिर क्या करेंगे? आप एम्ब्रेला साथ लेकर जाएंगे। तो ये भी इफ़ देन एल्स रूल्स जो है डिसीजन मेकिंग के लिए किए थे कि मतलब उनको एआई रिसर्चर्स जो उस टाइम के थे उनको ये लगता था कि जो इंसान है वो हमेशा इफ़ देन एल्स के रूल पर ही सोचते हैं और एक्शंस लेते हैं, तो इसीलिए वो अपने एक्सपर्ट सिस्टम से भी इसी तरह के काम करवाना चाहते थे इफ़ देन एल्स रूल को अप्लाई करके। तो फिर से यही हुआ था कि लोगों ने फंडिंग दे दी थी एक्सपर्ट सिस्टम्स पे मज़ीद काम करने के लिए। फिर से फंडिंग्स मिलने लग गई थी एआई रिसर्चर्स और एआई साइंटिस्ट को, और एक दफ़ा फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई और एक्सपर्ट सिस्टम्स वो काम नहीं कर पा रहे थे जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इंसान के सोचने का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सोच से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। तो अगर इफ़ देन एल्स रूल को लिखा भी जाए तो उस मतलब एक मशीन में स्टोर करने के लिए बहुत सारे हमें इफ़ देन एल्स रूल लिखने पड़ेंगे कि ये हो गया तो ये करना है, ये हो गया तो ये करना है। तो वो बहुत ज़्यादा हमारे पास डाटा था। तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए उस वक्त के कंप्यूटिंग पावर्स जो थे, कंप्यूटर्स के जो पावर्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो जो इतना सारा डाटा स्टोर कर सकें। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा बेस भी नहीं था हम लोगों के पास, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में फिर से एक्सपर्ट सिस्टम्स फेल हो गए थे, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट फिर से ख़त्म हो गया था और हमारा सेकंड एआई विंटर शुरू हो गया था, जो कि 1987 से 1993 में हुआ था। इस दफ़ा के सेकंड एआई विंटर का रीज़न भी यही था कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस फिर से बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, और इसके अलावा इसका रीज़न ये भी था कि उस वक्त के कंप्यूटिंग पावर्स जो थे कंप्यूटर्स के वो बहुत ज़्यादा कम थे एज़ कम्पेयर टू टुडे। तो उस वक्त वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी जो आज पॉसिबल हैं, ठीक है। इसके बाद 1993 से लेकर आज तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में बहुत सारा काम होता आया है। कंप्यूटिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो गई है आजकल के कंप्यूटर्स की। तो आजकल जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं उन कंप्यूटर्स पे भी हम छोटे मोटे ही सही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई ना कोई एल्गोरिथम चला ज़रूर सकते हैं। तो आजकल के कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। तो 1993 से लेकर आज तक में एआई का सबसे पीक हम कह सकते हैं कि ये सबसे पीक ड्यूरेशन है। इसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जैसे इंटेलिजेंट एजेंट्स बने हैं, मशीन लर्निंग के एडवांस कॉन्सेप्ट्स आए हैं। इसके अलावा 2000 में डीप लर्निंग की भी शुरुआत हो गई थी। डीप लर्निंग पे भी बहुत ज़्यादा काम शुरू हो गया था। तो हमारे टोटल हिस्ट्री में अभी तक तो 2 ही एआई विंटर्स आए हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस पे वापस जाते हैं कि क्या हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए। व्हाट इज़ एआई विंटर? अब आप लोगों को पता चल चुका है कि एआई विंटर कहते किस चीज़ को है। व्हेन डिड एआई विंटर बिगिन एंड एंड? आप लोगों को यहाँ पर मैंने ड्यूरेशन बता दी है कि पहले जो एआई विंटर है वो 1974 से 1980 के दरमियान हुई थी, और सेकेंड एआई विंटर जो है 1987 टू 1993 के दरमियान में थी। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट कॉस्ट एआई विंटर। मैंने आप लोगों को बताया है कि पहली एआई विंटर किस वजह से हुई थी, और दूसरी एआई विंटर के भी रीजंस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। हाउ मेनी एआई विंटर्स आर देयर? तो अब तक हिस्ट्री में 2 एआई विंटर्स हो चुके हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। तो वो हमारा लास्ट क्वेश्चन जिस पे मैं कंक्लूड करूँगी इस टॉपिक को, ये है कि इज़ एआई विंटर कमिंग अगेन? क्या हम लोग कह सकते हैं कि एआई का विंटर फिर से आने वाला है?
मैं इसमें सिर्फ अपना ओपिनियन देना चाहूँगी और मैं आप लोगों से आप लोगों का ओपिनियन भी ज़रूर पूछूंगी। आप लोग अपना ओपिनियन, जितना आप लोगों को नॉलेज हो गई है, जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोग अपना ओपिनियन भी ज़रूर शेयर करें मुझसे। अब मैं अपना ओपिनियन बता देती हूँ। मेरा ओपिनियन ये है कि डीप लर्निंग पे और जो कि एडवांस मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स पे आजकल जो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उससे भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं। हमेशा एआई विंटर्स तब आए हैं जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा हो गई है। और आजकल हम देख सकते हैं कि आजकल ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आम हो गया है कि लोगों को लगता है कि जो हमारा पूरा फ्यूचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करने वाला है। हमारे पूरे फ्यूचर को चलाएंगे रोबोट्स और इस तरह के इंटेलिजेंट एजेंट्स जो है वो हमारे काम को आसान करने वाले हैं और हम मशीन से वो सारे काम करा सकेंगे जो कि हम ह्यूमंस करते हैं। और डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग के एडवांस कॉन्सेप्ट्स के इंट्रोड्यूस होने के बाद से तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो अगर लोगों की एक्सपेक्टेशंस इसी तरह बढ़ती रहीं और साइंटिस्ट जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस पूरा ना कर सके तो ये खदशा ज़रूर है कि एआई विंटर फिर से आ सकता है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? आप लोग अपनी राय पेश कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।